हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में प्राइजेस की चर्चा कर रहे थे। हमने शुरुआत किया था कि इस बार नोबेल प्राइज़ किसको प्राप्त हुआ है, किस किस कैटेगरी में, और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्राइज़ हैं जो कि अभी पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद में हम कल की क्लास में लास्ट हमने चर्चा किया था ऑस्कर प्राइज़ के बारे में या फिल्मों से संबंधित जो प्रमुख पुरस्कार थे इनके बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम खेल से संबंधित प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा करने वाले हैं। खेल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका आईसीसी जो कि क्रिकेट से संबंधित एक संस्था है, इसके कुछ पुरस्कार हैं जो कि हाल ही में होने वाले क्रिकेट इवेंट से संबंधित हैं। और आईसीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के द्वारा जो भी प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसमें से कुछ एक कैटेगरी में जो महत्वपूर्ण प्राइज़ हैं इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो प्राइज़ है मेल कैटेगरी में दिया गया है बाबर आजम को, और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक में क्या क्या टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर की प्राइज़ किसको दिया गया है। आंसर हो जाएगा क्या? बाबर आजम। दूसरा एक टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर आजम इसमें से किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऐसा हर एक फैक्ट के लिए, चाहे वो बेन स्टोक्स के लिए हो, सूर्य कुमार के लिए हो, हर एक व्यक्ति के बारे में यही एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है कि फला प्राइज़ किसको मिला है और फला जो खिलाड़ी है वो किस देश से संबंधित है। यही चीज़ पुरुषों के बारे में है और यही चीज़ महिलाओं के बारे में। तो हम दोनों कैटेगरी में प्राइजेस को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात किया क्रिकेटर ऑफ द ईयर प्राइज़ बाबर आजम को, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का प्राइज़ दिया गया है बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये प्राइज़ भी गया है बाबर आजम को, पाकिस्तान के हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को, भारत के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी ये प्राइज़ दिए गए हैं। जैसे कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में दिया गया है नटालिया सीबर को, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अभी शायद दिया नहीं गया है या इसके बारे में भी डेटा नहीं है। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी गया है नटालिया सीबर, इंग्लैंड की खिलाड़ी को। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहालिया मैग्रा को, तहालिया मैग्रा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया है रेणुका सिंह, भारत को। अब इसमें महत्व कहाँ से बनता है? सबसे पहला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये दोनों कैटेगरी में पूछा जाने की संभावना है, मेल कैटेगरी में भी और फीमेल कैटेगरी में भी। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण हो गए। नेक्स्ट, भारत के कोई व्यक्ति को आईसीसी का प्राइज़ मिला है तो वहाँ से महत्व बन जाए है। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है और रेणुका सिंह को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर प्राइज़ मिला है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव मेल कैटेगरी में और रेणुका सिंह फीमेल कैटेगरी में, दोनों भारत के प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमने जितने भी प्राइजेस पढ़े हैं अभी तक कल की क्लास में और आज क्रिकेट से संबंधित, उन सभी को यहाँ पर समराइज़ करके और इसके अलावा भी कुछ जो प्राइजेस हैं उन सभी को सिर्फ वन लाइनर फैक्ट के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। इसको हम फटाफट देखते चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस प्राइज़ के बारे में हमने कल बात किया था, मिज़ोरम को दिया गया है और उड़ीसा को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में लता मंगेशकर पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया है किसको? आशा भोसले जी को, म्यूजिक के क्षेत्र में है। इसके अलावा मेलकम अरेशिया, इसको छोड़ सकते हैं। सांख्यिकी का पुरस्कार हमने देखा है कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव को। ठीक है, इनको ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट है शार्क साहित्य पुरस्कार, छोड़ सकते हैं। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड छोड़ सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार ये हमने नहीं पढ़ा है और ये महत्वपूर्ण है, आलिया मीर को ये प्राइज़ दिया गया है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार।
नेक्स्ट संगीत कलानिधि पुरस्कार छोड़ सकते हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड पुरस्कार गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को दिया गया है। उसके बाद में प्रित्जकर प्राइज छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ज्ञानम पन्ना पुरस्कार इसको छोड़ सकते हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार ये महत्वपूर्ण है। A.B.K. प्रसाद, राजा राम मोहन राय पुरस्कार A.B.K. प्रसाद महिला उत्थान के लिए प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है FIH ATD इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है वो है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ये पुरस्कार दिया गया है जग मिशन ओडिशा को। ये पर्यावरण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। ये किसको दिया गया है? जग मिशन ओडिशा को। ठीक है। इसके बाद में वीरता पुरस्कार वायुसेना की पहली महिला को दिया गया है, दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार, ये हम पढ़ चुके हैं, रतन टाटा जी को दिया गया है। बाफ्टा के बारे में हम फिल्म के बारे में पुरस्कार पढ़े थे। बाफ्टा जो है वो फेलोशिप अवार्ड भी देता है, खैर यहाँ पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है लिप्जिग बुक पुरस्कार, ये भी छोड़ सकते हैं। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन, इसको भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है प्रवासी भारतीय सम्मान, राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। प्रवासी भारतीय किसके क्यों मनाया जाता है ये आपको याद करना है, इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, स्किप कर सकते हैं। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये महत्वपूर्ण है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई, ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई को कहा जा रहा है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड, छोड़ सकते हैं। मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया ये दिया गया है ज्योति अरोड़ा को। मिसेज इंडिया हमने लास्ट टाइम में सौंदर्य संबंधित पुरस्कार में मिस यूनिवर्स पढ़ा था, मिस इंडिया पढ़ा था, ये है मिसेज इंडिया के बारे में, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? गंजम ग्राम ओडिशा को, ठीक है। नेशनल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार गंजम ओडिशा को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कपिलो, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कपिलो ग्राम झारखंड, और सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत गंजम ओडिशा, ठीक है। तो गंजम को 2 कैटेगरी में प्राइज मिले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक और इसमें चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 पिछले साल की महत्वपूर्ण घटना है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टेक्निकल डिटेल्स है, कुछ ऐतिहासिक कीर्तिमान से संबंधित महत्व है। इसीलिए चंद्रयान 3 हमारे रिसेंट एग्ज़ाम्स के लिए या इस वर्ष जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं 2024 में, उनके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज़, चंद्रयान 3 क्या चीज़ है? चंद्रयान 3 एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कि हम चंद्रमा के ऊपर एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वहाँ से कुछ नमूने ले करके और उन पर रिसर्च करने का ये पूरा प्रोजेक्ट था, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कब किया गया था? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और चंद्रमा की कक्षा में इसने प्रवेश कब किया था? 5 अगस्त 2023 को, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ये डेट्स महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये डेट्स को स्पेसिफिक याद रखना है कि फला डेट पे कौन सा इवेंट घटित हुआ था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इस जगह को कहा जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, SDSC, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा। इसरो क्या है? भारत में जो सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए सरकारी एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का यूज़ किया गया था? ये था LVM-3 और ये 4th इसका मिशन था, ठीक है। लॉन्च व्हीकल 3 इसका 4th ये कह सकते हैं कि मिशन था, इसीलिए इसको M4 कहा जा रहा है। नेक्स्ट इसमें
इसरो के प्रमुख कौन थे? एस सोमनाथ। और टोटल पेलोड LVM-3 का कितना था? 3900 किलोग्राम। इसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, स्पेसिफिकली पिन पॉइंटेड याद रहनी चाहिए। चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या थे? दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर को वहाँ पर लैंडिंग करवा के और साथ ही वहाँ से अपने रिसर्च के वहाँ पे चंद्रयान 3 पर घूमते हुए चंद्रमा पर घूमते हुए वहाँ पर रिसर्च करना। ठीक है, वहाँ पे जो मिट्टी है, पत्थर हैं, उनका अध्ययन करना। ठीक, चंद्रयान 3 के इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल कितने हिस्से थे? तो इसमें इस मॉड्यूल के टोटल 3 हिस्से थे। सबसे पहले है प्रोपल्शन मतलब जो रॉकेट यूज़ किया जाएगा। ठीक, प्रोपल्शन मतलब जो रॉकेट यूज़ करके इसको स्पेस में भेजा गया है। दूसरा था लैंडर, जिसको कि विक्रम नाम दिया गया था। और तीसरा है रोवर, जो वहाँ पर जा करके चंद्रमा के सरफेस पर मूव करेगा, होवर करेगा। ठीक है, तो लैंडर जो कि जिसका नाम था विक्रम, और रोवर जिसका नाम क्या है? प्रज्ञान। दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करने का काम था लैंडर विक्रम का। और रोवर क्या है? यह एक रोबोट है जो कि 6 पहियों वाला एक रोबोट है और जो घूम घूम कर जानकारी इकट्ठी करेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत जो है वो अभी एकमात्र देश बन गया है। ठीक है, चंद्रमा पर हमसे पहले भी कई देश हैं जो कि लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अभी भारत ही लैंड कर पाया है। ठीक है, इसमें लैंडर कौन था? विक्रम। और रोवर कौन सा है? प्रज्ञान। चंद्रमा पर लैंडिंग कब की गई है? 23 अगस्त 2023 को। अब ये 3 डेट स्पेसिफिकली याद रखना है। इस प्रोजेक्ट को शुरू कब किया गया था या लॉन्च किस डेट को हुआ था? 14 जुलाई को। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किए थे? 5 अगस्त को। और चंद्रमा पर लैंड कब किए हैं? 23 अगस्त को। 14 जुलाई, 5 अगस्त और 23 अगस्त। और इस चीज़ को अगर आपको याद रखना है तो तीनों डेट में से कोई भी एक डेट आपको याद रह जाती है तो वहाँ से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। इन तीनों का ही सम 5 आ रहा है। देखो, 14 अगस्त में है 4 और 1 5, 5 अगस्त में 0 और 5 अगस्त, और 23 अगस्त में है 2 और 3 5, ये भी 5 को यूनिट दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किस दिन को हुई थी? 14 अगस्त को। नेक्स्ट चीज़, इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया था? 5 अगस्त को। और लैंड कब किया है? 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त 2023। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत। इसके अलावा अगर देखें तो चंद्रमा पर हमसे पहले और कौन कौन लैंड कर चुका है? दक्षिणी ध्रुव को अगर छोड़ दें तो चंद्रमा पर लैंड करने वाले देशों में और कौन कौन है भारत के अलावा? अमेरिका, रूस, चीन। ये सभी भारत को छोड़ करके ये तीनों देश जो हैं वो, अमेरिका, रूस, चीन जो है वो चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर कोई भी लैंडिंग नहीं कर पाया था। भारत अभी एकमात्र ऐसा देश है जो कि चंद्रमा की सतह पर और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला एक देश बन गया है। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर एक बार रीड कर सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो 23 अगस्त का दिन है इसको नेशनल स्पेस डे घोषित किया है। अब अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? 23 अगस्त। इसके अलावा हमारा जो लैंडर है और रोवर है, इन्होंने जहाँ जहाँ पर अपने छाप छोड़े हैं, जैसे कि लैंडिंग जहाँ पर किया गया है इसको मोदी जी ने कुछ नाम दिया है और इसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। जहाँ पर लैंडर विक्रम ने जिस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है उस जगह का नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। और नेक्स्ट है तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट किसको कहा जा रहा है? चंद्रयान 2 जहाँ जहाँ पर अपने कदम रखा है, जहाँ पर विक्रम जो लैंडर के कदम पड़े थे उनमें से कुछ जगहों को तिरंगा पॉइंट कहा जा रहा है। साथ ही रोवर ने कुछ जगहों को जहाँ पे सबसे पहले उतरा है उस जगह को क्या कहा जा रहा है? तिरंगा पॉइंट कहा जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल थे? इनमें 3-4 लोगों के नाम दिए गए हैं।
एक हैं खुशबू श्रीवास्तव रायपुर से हैं, ज्ञानेंद्र कश्यप महासमुंद के हैं, निशांत सिंह अंबिकापुर के हैं और भरत कुमार ये भिलाई के वैज्ञानिक हैं। ये सभी जो है वो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में शामिल हैं, किसी न किसी रूप में वहाँ पर अपनी भूमिका निभाए हैं। ठीक है, तो ये था चंद्रयान 3 के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में 2023 के दौरान चलाई गई प्रमुख योजनाएं और जनवरी 2023 तक जितने प्रमुख प्रोजेक्ट हैं या परियोजनाएं हैं इन सभी की चर्चा करेंगे। इनमें से एक प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी शुरुआत हुई है सितंबर 2023 में। कुछ ऐसे योजनाएं हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जहां पर डेट पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया है 17 सितंबर 2023 को और इसमें विशेष क्या है, यह जो था विश्वकर्मा जयंती का दिन था। ठीक, नई दिल्ली से इसको शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था, जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनका कौशल विकास करना और उनको प्रशिक्षण देना अपना कौशल और बेहतर करने के लिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है, जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं, जो अपने पुश्तैनी रूप से कुछ काम सीखे हैं और उसको अभी करके अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देना। ठीक है, उनको आधुनिक ट्रेनिंग देना ताकि वो अपने उस ट्रेडिशनल काम को और बेहतर तरीके से और पूरी एफिशिएंसी के साथ कर पाएँ। तो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना, ये विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसमें टोटल 18 व्यवसायों को चयनित किया गया है। ठीक है, उनको आर्थिक सहायता देना, उनको आधुनिक उपकरण देना, ये सभी इस स्कीम के उद्देश्य हैं। इसमें पात्रता क्या है, पात्रता है सबसे पहली चीज़ भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए और इसमें यह बताया गया है कि किसी भी पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार के रूप में कार्यरत होना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कोई मटका बनाने का काम कर रहा हो, या मतलब कुम्हार का काम कर रहा हो, कोई लोहार का काम कर रहा हो, कोई व्यक्ति जो है वो किसी जैसे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से घड़वा कला प्रचलित है, जैसे कि मूर्ति कला प्रचलित है, तो डिफरेंट टाइप के कोई भी आर्टिस्ट अगर हैं उनको सहायता देने के काम करेगा ये विश्वकर्मा योजना। क्या लाभ दिए जाएंगे इसमें, लाभार्थी को 15,000 रुपये तक का टूल किट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वो अपना उस जो भी पारंपरिक रूप से जो कार्य कर रहा है उसको वो बेहतर एफिशिएंसी के साथ कर पाए। साथ ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इनको 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा 5% ब्याज दर पर। 3 लाख रुपए तक का इनको ऋण दिया जा सकता है 5% ब्याज पर। और साथ ही इनको कौशल विकास और प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षण के दौरान इनको 500 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा, प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें भारत के जो रेलवे स्टेशन हैं इनको मॉडर्नाइज करने का ये योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके बारे में बस इतनी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर। ये जो स्कीम है इसमें जो गांव हैं इनको मॉडर्न वे में डेवलप करने का और उनके जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं उनको सहेज कर रखने का ये प्रोजेक्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसमें भी ऐसे बहुत स्पेशल पॉइंट नहीं है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ, कौन इसको शुरू किया, किस मंत्रालय के अधीन आता है। अच्छा, मंत्रालय के बारे में याद रख सकते हैं, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आएगा। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय या आपका कल्चरल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट कौशल विकास योजना 4.0। आपको पता है भारत में 2015 से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौशल विकास को लेकर के कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इसी के अलग अलग वर्जन्स अलग अलग समय पे शुरू किए गए हैं। तो अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4th वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसकी अवधि 3 वर्ष के लिए रखी गई है। इसमें कुछ टारगेट सेट किए गए हैं, जैसे बेरोजगार युवाओं को स्पेसिफिक फील्ड्स में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, हार्डवेयर हो गए, हस्तशिल्प हो गए, ऐसे 40 तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का प्रोजेक्ट रखा गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पूरे भारत में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे जहां पर उनको ट्रेनिंग दिया जा सके। इसमें विशेष क्या है, 25 मार्च 2023 को बेंगलोर में
केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा स्किल हब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। स्किल हब पोर्टल क्या है? यह एक वेबसाइट है जहां पे रजिस्टर करके और अपने लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट स्कीम जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है ये है एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, इसका मतलब क्या है? एडॉप्ट का मतलब है गोद लेना और हेरिटेज का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि हमारे लिए पुश्तैनी संपत्ति के जैसा है, जो कि हमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही है। तो इस स्कीम में क्या बताया गया है? यहाँ पर इस स्कीम को लाने का उद्देश्य यह है कि जो हमारी पुरातात्विक चीज़ें हैं, जो पुरातात्विक हमारे पास जो संसाधन है, संपत्ति है, जैसे कि प्रमुख मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गए, कोई गार्डन हो गया, इनको किसी कंपनी के द्वारा, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, किसी कंपनी के द्वारा उसको अडॉप्ट किया जाए और उसकी देखरेख और वहाँ पर रख रखाव का कार्य किया जाए। ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें फ़ायदा ये है कि जो भी प्राइवेट कंपनी उस जगह को गोद लेगी वो वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करवाएगी और साथ ही वहाँ पर अपने ब्रांड का प्रमोशन करवा सकती है। ठीक है। तो एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, इसका जो सेकंड वर्जन है 2.0, इसको हाल ही में शुरू किया गया है। ठीक है। इसको कब शुरू किया गया है? सितंबर 2017 से शुरू किया गया था और ये पहला चरण था। अभी सेकंड फेज़ इसका शुरू हुआ है सितंबर 2023 में। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? वे आते हैं पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक। इस योजना के प्रावधान क्या किए? इस योजना में प्रावधान क्या क्या हैं? तो योजना के अंतर्गत निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, या अन्य किसी फर्मों को राज्य के स्वामित्व वाले पुरातात्विक स्थलों, ठीक है, कौन से स्थलों को? पुरातात्विक स्थलों को और स्मारकों को गोद लेने हेतु प्राथमिकता से प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। इनको गोद लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो उस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकें, थोड़ा पैसा लगा सकें और साथ ही अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकें। ठीक है। और इन व्यवसायों को जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनको क्या कहा जाएगा? स्मारक मित्र कहा जाएगा। ठीक। अब इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से स्मारक हैं जिनको कि गोद लिया जा चुका है? तो गोद लिए हुए कुछ स्मारक, जैसे कि लाल किला जो कि दिल्ली में है, इसको कौन गोद ले चुका है? डालमिया भारत लिमिटेड। ठीक है। डालमिया ग्रुप ने लाल किला को गोद लिया हुआ है। साथ ही गांडी कोटा, ये गांडी कोटा का जो किला है आंध्र प्रदेश में, इसको भी डालमिया ग्रुप ने ही गोद लिया हुआ है। नेक्स्ट है हजारा राम मंदिर, हम्पी कर्नाटक में, इसको यात्रा ने जो ऑनलाइन एक कह सकते हैं कि साइट है जो आप जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो ट्रैवल बुकिंग का काम करवाती है, यात्रा, इन्होंने कर्नाटक के हजारा राम मंदिर को गोद लिया हुआ है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार को भी यात्रा ने, अजंता की गुफाओं को भी यात्रा ने, इनको यात्रा के द्वारा, जो यात्रा पोर्टल है उसके द्वारा गोद लिया गया है। किसको? हजारा हो गया, हजारा का राम मंदिर हो गया, कुतुब मीनार हो गया, अजंता की गुफाएं हो गया। ठीक है। और जो जंतर मंतर है दिल्ली में, इसको एपीजे पार्क होटल ने इसको गोद लिया हुआ है। गोद लेने का सिंपल सा मतलब ये है कि उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का दायित्व हो जाएगा इन प्राइवेट कंपनीज़ का, या जो भी कंपनीज़ हैं जिन्होंने उसको गोद लिया है। और साथ ही वो उस जगह पे भाई पैसा लगा रहे हैं, तो पैसा कमाएंगे कहाँ से? तो पैसा कमाएंगे जो उनका बिजनेस का अपना वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जिससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। तो वहाँ से वो बिजनेस बढ़ा के अपना पैसा कमाएंगे और उस पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक। अब ये जो टॉपिक था हमारा किसके बारे में था? प्राचीन स्मारकों के बारे में। ठीक है। हमारी जो धरोहर है जिसको कि हम हेरिटेज कह रहे हैं, तो हेरिटेज से संबंधित एक प्रमुख संस्था है भारत में, इसका नाम क्या है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भारत में जो भी पुरानी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है, जिनका कि संबंध आर्कियोलॉजी से है, उन सभी को सहेजने का काम करती है और उनके लिए फंड इकट्ठा करने का काम करती है। इसके संस्थापक कौन थे? 1861 में इसकी स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। हिस्ट्री में इसको हम बिल्कुल जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे होते हैं वहीं पे ये फैक्ट हम ज़रूर पढ़ते हैं कि
भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। ये स्कीम तो हम सभी को पता है कि गैस सिलेंडर बांटने से संबंधित स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। लगभग 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और आज 2024 में अगर देखें तो लगभग इसको 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसका 8वां साल शुरू होने वाला है। तो इस स्कीम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या प्रावधान अभी हाल ही में बदले गए हैं? ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की? यह एक केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है। और इसमें अभी तक कितने गैस कनेक्शन बांटे गए हैं? तो अभी तक इसमें अभी जो लेटेस्ट जो टारगेट रखा है, अगर वो पूरा हो जाता है तो इसमें लगभग 10.35 करोड़ गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। ठीक है। अभी इसमें जो शुरुआत में इसमें जो टारगेट थे वो कम थे। उसके बाद शुरुआत में शायद 5 करोड़ सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद में फिर से इसमें शायद 3 करोड़ बढ़ा करके फिर 8 करोड़ सिलेंडर हो गया था, और अभी जो जितना इसमें बढ़ाया गया है इसके बाद में यह टोटल 10.35 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि इसमें गैस सिलेंडर बांटने की योजना है, तो जाहिर सी बात है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं को चूल्हे से होने वाली बीमारियों से बचाना। ठीक है। चूल्हा जब जलाया जाता है घर में तो उससे खूब धुआं उठता है, और ये जो धुआं है उनको महिलाओं के श्वास नली में जा करके और उनके फेफड़ों को समस्या पैदा करता है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से महिलाओं की सुरक्षा करना, साथ ही ये जो गैस सिलेंडर है इसको गाँव सुदूर स्थानों तक पहुँचाना। ठीक है। ताकि वन को काटने से बचाया जा सके। ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, हाल ही में इसको विस्तारित किया गया है। 2016 से शुरू हुआ था और अब इसको 2025-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी जो सेकंड फेज़ है उसकी शुरुआत हुई थी महोबा यूपी से। ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टी स्कीम। ये जो प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि मिस्टी स्कीम किस चीज़ से संबंधित है? तो मिस्टी का पूरा नाम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका मतलब ये है कि हमारे समुद्र तटों के आसपास जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, मैंग्रोव कहने का मतलब है जैसे कि बंगाल वाले क्षेत्र में जो तटवर्ती एरिया में जो फॉरेस्ट है जिसको कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी सुरक्षा के लिए ये स्कीम जो बनाई गई है इसका नाम है मिस्टी योजना। और ये जो स्कीम है किस मंत्रालय के अंदर आएगा? तो जाहिर सी बात है इसका जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि यह पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट का पुनर्वनीकरण करना और उनका रख रखाव करना। ठीक है। वहाँ पे जो फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं, उनको दोबारा से उगाने का प्रयास करना और उनको संरक्षण देना। ठीक। अब यहाँ पे जन भागीदारी के द्वारा क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण और संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। ठीक। इसके अंतर्गत 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर में फैले मैंग्रोव के विकास और संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। ठीक है। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना। प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? इसमें इसका जो पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, यह है प्रणाम का फुल फॉर्म। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है धरती की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करना और मिट्टी के पोषक तत्वों को फिर से स्थापित करना। ठीक है। आज के टाइम पे जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके और जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट ले रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में मिट्टी की हेल्थ जो ख़राब हो रही है उसको बेहतर करने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। ठीक है। प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो मिट्टी के संवर्धन और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बेहतर बनाने से संबंधित है। ठीक है। इसमें क्या क्या उपाय किए जाएंगे? तो इसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वैकल्पिक फर्टिलाइज़र मतलब जो
केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसके जगह पर कोई वैकल्पिक फर्टिलाइजर्स को उपयोग करने का प्रावधान करेंगे। नैनो फर्टिलाइजर्स का मतलब है जो नैनो टेक्निक्स पे बेस्ड हों, मतलब टारगेटेड एरिया पर ही अपना इफेक्ट ये शो करें, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मली पूरे खेत में यूरिया छिड़क देते हैं, उसमें से ज़्यादातर के एरिया जो है वो पानी में बह जाता है, जो थोड़ा सा एरिया जो पौधों को रिक्वायरमेंट होता है उतना ही एब्जॉर्ब हो पाता है, लेकिन इसके चक्कर में काफ़ी सारा पानी भी खराब होता है और किसानों का काफ़ी सारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो नैनो फर्टिलाइज़र क्या चीज़ है, ये बिल्कुल थोड़ा सा फर्टिलाइज़र जिसको कि खेतों में छिड़का जाएगा, वो बिल्कुल टारगेटेड एरिया में जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं पर इसको एब्जॉर्ब करे जाने की शक्ति होगी, ठीक है। इसके अलावा जैविक फर्टिलाइजर का मतलब है जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसको उपयोग न करके भारत में कंपोस्ट कहने का मतलब है कि जो भी सड़े गले पदार्थ हैं जो जैविक विघटन के द्वारा जिनका जो जैविक रूप से विघटित होने लायक पदार्थ हैं उनको सड़ा करके और फिर जो फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा, जैसे कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में गोबर से फर्टिलाइज़र बनाने का, गोबर खाद बनाने का प्रचलन चल रहा था पिछली सरकार के समय में, ठीक है। तो इनको कहा जाता है जैव फर्टिलाइज़र्स, ठीक। तो प्रणाम स्कीम किस चीज़ के बारे में है, खेतों के और मिट्टी के हेल्थ को बेहतर बनाने से संबंधित। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार। ये जो मेरा बिल मेरा अधिकार है ये किस तरीके का स्कीम है, जनरली हम देखते हैं कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें एक कच्चा बिल थमा दिया जाता है। इससे समस्या क्या होती है कि वह जो दुकानदार है जो कि सामान बेच रहा है वो उस इनकम को अपने एक्चुअल बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा, मतलब काफ़ी सारा जो पैसा है वो मार्केट में अनट्रेसेबल हो जाता है, मतलब किसने कितना रुपए लेकर के कौन सा सामान बेचा है इस चीज़ को ट्रेस करना सरकार के लिए मुश्किल हो पाता है। यदि हर चीज़ जब आप खरीद रहे हैं और उसका ओरिजिनल बिल मिलता है, इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या चीज़ खरीदा है, बेचा है। इससे सरकार को ये ट्रैक करने में आसानी होती है कि किस व्यक्ति की इनकम कितनी है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति की इनकम ट्रेस करना भी आसान हो जाता है और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता है, तो आप उस ओरिजिनल बिल से आपको सही प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदा था। कच्चे बिल की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है, ठीक है। वहाँ पर दुकान वाले की न तो दुकान वाले की लायबिलिटी है, न ही आप वहाँ पर क्लेम कर पाएंगे कच्चे बिल के थ्रू, ठीक है। तो ये जो बिल है, ये जो स्कीम था मेरा बिल मेरा अधिकार, इसको शुरू किया गया है सितंबर 2023 में, और ये किसका स्कीम है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या है, ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीदारी का इनवॉइस या बिल मांगने का जो प्रचलन है इसको बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि जो विक्रेता है या जो दुकानदार हैं उनको भी अपना जो टोटल इनकम है वो दिखाना मजबूरी हो जाएगा, ठीक है। उनको भी अगर टैक्स पे करने के दायरे में आते हैं, जो भी अपना प्रॉफिट है वो छुपा नहीं पाएंगे और उनको भी टैक्स स्लैब के अंदर लाया जा सकेगा। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है, यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। अब आर्द्र भूमि क्या होता है, ऐसी भूमि जहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि थोड़ा दलदली एरिया हो गया, कोई झील वाला एरिया हो गया, ठीक है, कोई डैम वाला एरिया हो गया, जहाँ पर पानी का जो वाटर लेवल है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बेहतर है, ऐसे एरिया को कहा जाता है आर्द्र भूमि। और इसका एक कंडीशन क्या है कि जो पानी के ऊपर भूमि के ऊपर पानी की कुछ मात्रा आपको नमी के रूप में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बंजर नीचे से ज़मीन पूरा सूखा हुआ है और ग्राउंड लेवल का पानी अच्छा है, ऐसी भूमि को आर्द्र भूमि नहीं कहेंगे, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत की गई है 5 जून 2023, 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस भी है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, ठीक है। और आर्द्र भूमि से संबंधित ही एक बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पर, इसको कहा जाता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ईरान में किया गया एक समझौता है जिसके अंतर्गत देश भर में जो भी वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमि है, इनका संरक्षण करने का ये प्रोविज़न बताता है। नेक्स्ट है उड़ान स्कीम, उड़ान योजना। उड़ान योजना क्या है, इसके अंतर्गत ये प्रोविज़न किया गया है कि हर एक फ़्लाइट में जो कुछ सीट्स हैं वो गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आरक्षित रहने चाहिए। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन हैं, इसको हम
बाद में देख सकते हैं। पर उड़ान योजना किससे संबंधित है? यह संबंधित है जो एयरवेज हैं वहाँ पर कुछ सीटें नॉमिनल कॉस्ट पे गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आरक्षित हो, इसी के लिए उड़ान योजना शुरू किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और इसका जो मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। शुरुआत कब हुई थी? 2017 में, और अभी इसका 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है अगस्त 2023 में। यह केंद्र सरकार की योजना है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड यह स्कीम है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जब इसके नाम से समझ में आ रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मतलब क्या है कि यह गांवों को किसी न किसी तरीके से बेहतर बनाने के लिए किया गया प्रयास है। वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? वाइब्रेंट मतलब चमकीला। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है किबिथु। अब किबिथु के बारे में आप बताएंगे कि एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो किबिथु में। फरवरी 2023 में ये स्कीम शुरू किया गया, और इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य है वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप स्थित गांवों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। किस एरिया में गांवों को? जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है। नियंत्रण रेखा कहने का मतलब है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ जो भी लैंड बॉर्डर लगता है, वहाँ पर जो भी गांव हैं उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए यह प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, और साथ ही जो लोग जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं वो लोग अगर अपना स्थान, अपना घर छोड़ करके प्रतिस्थापित हो रहे हैं तो उनको अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है, ताकि वहाँ से पलायन को रोका जा सके। लोग अगर वहाँ पे रहेंगे तभी तो वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का कुछ औचित्य बनेगा। अदरवाइज देश के बाकी हिस्सों में लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे कि जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर तो आप डेवलपमेंट करते नहीं हैं, जिस एरिया में लोग नहीं रह रहे हैं या कम है वहाँ पर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि बॉर्डर एरिया में भी लोग निवास करें, और सरकार ये भी इंश्योर कर रही है कि उस एरिया में जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट फैसिलिटी पहुंचाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा माटी मेरा देश अभियान। इसको शुरू कब किया गया है? अगस्त 2023 में। और यहाँ पे एक प्रावधान कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? इसमें जो भी सेना से संबंधित जो कर्मी हैं वो अगर किसी दुर्घटना में शहीद हो जाते हैं, किसी कॉम्बैट में, किसी फाइट में, किसी जंग में अगर शहीद हो जाते हैं, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, प्राण अगर न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस अभियान के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें विशेष क्या चीज़ है? इसमें जितने भी ग्राम पंचायत होंगे, अगर कोई सेना का कोई कर्मी है जो कि किसी गांव से संबंधित था, वहाँ पर उस गांव में उसकी एक स्मृति पट्टिका, ठीक है, उसका एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। ठीक, ये था हमारा मेरा माटी मेरा देश अभियान के बारे में। नेक्स्ट है केंद्रीय योजनाएं। कुछ ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं जिनके बारे में डिटेल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो योजना अपने समय में जब लागू हुई थी, लॉन्च हुई थी, उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अभी भी उसका ईयर पूछा जा सकता है कि फलां योजना जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी के जो पहला कार्यकाल था उनके आने के दौरान ही उन्होंने बहुत सारे स्कीम शुरू किए थे। इसी में ही एक योजना था प्रधानमंत्री आवास योजना, 2015 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी 2015 से शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2014, जनधन योजना 2014, अंत्योदय योजना 2014, बेटी बचाओ योजना 2015, जनवरी 2015 से। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया जुलाई 2015, आयुष्मान भारत सितंबर 2018, और हृदय मतलब ये था आपका जो ऐतिहासिक क्षेत्र हैं वहाँ पर डेवलपमेंट लाने के लिए ही एक स्कीम शुरू किया गया था, इसका भी नाम था हृदय। इसको 2017 में शुरू किया गया था। और एक स्कीम था किसान सम्मान निधि, इसको 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट भारत के और दुनिया के कुछ चर्चित स्थलों के बारे में देखने वाले हैं हम। अब तक आपको पता है कि दुनिया में 7 अजूबे फेमस थे। अब दुनिया का कोई ऐसा अजूबा है जिसको कि 8वां अजूबा के रूप में, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसको कि 8वां अजूबा का दर्जा प्राप्त हो गया है।
अच्छा, देश के बहुत सारे पूरे देश भर के बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को हर एक देश ने अपने लिए अपने देश के किसी मॉन्यूमेंट को इस 8वें अजूबे के रूप में शामिल करने के लिए, इस लिस्ट में शामिल करने के लिए अप्लाई किया होगा। लेकिन इसमें एक जगह है, इसको कहते हैं अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट का जो मंदिर है जो कि कंबोडिया में है, इसने फाइनल राउंड में इटली के पोम्पई नाम के जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है उसको पीछे छोड़ करके यह 8वां अजूबा के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, अब ये अंकोर वाट मंदिर क्या है, कहाँ पे है, इसको देखते हैं। कहाँ पर है? कंबोडिया में। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। इसको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक, ये जो अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया के किस स्थान पर है? तो कंबोडिया के सिएम रीप नाम के जगह पर स्थित है और यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक, ये निर्माण कार्य 12वीं सदी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट चीज़ क्या है? मूल रूप से यह हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। ठीक, और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी स्थान प्राप्त है। ठीक है, यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन फॉर साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को विश्व भर में एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करने वाली एक संस्था है। प्रमोट भी करती है और उसका संरक्षण भी करती है। ठीक है, तो यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थान यूनेस्को का एक धरोहर स्थल रह चुका है आपका कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ये जो 8वां अजूबा है, इसके अलावा विश्व में 7 अजूबे कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका ताजमहल जो कि यूपी भारत में है। नेक्स्ट, रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में स्थित एक जगह है रियो डी जेनेरो, जहाँ पर एक क्राइस्ट की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, ये जो क्राइस्ट की प्रतिमा है इसको भी विश्व के अजूबे में शामिल किया गया है। एक है कोलोजियम जो है वो रोम इटली में है। उसके अलावा है चिचेन इत्जा, ये युकाटन मैक्सिको में है। इन सभी का फोटो आप चाहें तो गूगल कर करके बस एक बार देख सकते हैं, आपको याद आ जाएगा। पहले भी आपने इन सभी के फ़ोटोज़ किसी ना किसी मूवीज़ में या किसी सीरियल में देखा होगा। ठीक है, और ख़ास करके जो हॉलीवुड मूवीज़ है वहाँ पर इनमें से किसी न किसी का फ़ोटो है, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चीन में है, बीजिंग में। नेक्स्ट है माचू पिचू, ये है कुरुको पेरू में। एक है पेट्रा, ये है अकावा जॉर्डन में। और लास्ट है अंकोर वाट, ये जो है कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। आज हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी नई स्कीम शुरू की गई हैं, साथ ही विश्व में 8वें अजूबे के रूप में किसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम भारत के न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे। ठीक है, इस साल भारत की जो संसद है उसी के ही पास में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन हुआ है और इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो कि पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में। तो हम इसको इत्मीनान से नेक्स्ट क्लास में देखने का शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू।